हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफर फील्ड थ्योरी। मैंने ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर करवा दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्रिस्टोफर फील्ड थ्योरी ये भी बताती है कि कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आई थी और वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी की जो भी लिमिटेशंस है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है कि ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, पर वो ये नहीं बताती। उसने ये बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड अदर इज अ वीक लिगेंड। पर ये नहीं बताती व्हाई लिगेंड्स विल एक्ट, दीज लिगेंड्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कुछ वीक है, ऐसा क्यों होता है। सेकेंड चीज जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती अबाउट पेयरिंग, कि कोई भी रिएक्शन, हमने बोला था कि किसी किसी कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होएगी, किसी किसी कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं होएगी, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। एंड थर्ड चीज जो थी वो थी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में, कुछ जैसे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था कॉपर H2O6 2 पॉजिटिव, इस कॉम्प्लेक्स में कैसा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू these four bond lengths। मतलब ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है इन बॉन्ड लेंथ से। ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेन नहीं करती। अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टोफर फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसपे उन्हें बेसिस बना उस थ्योरी का। फर्स्टली कि इसने जो वैलेंस बॉन्ड ने बताया था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसने वो कंसेप्ट ही हटा दिया कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। क्या हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ही हटा दिया। सेकंड जो चीज थी वो बोला था कि क्रिस्टोफर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी कि S, P और D तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, वेयरएज जो क्रिस्टोफर फील्ड थ्योरी बताती है कि ये तीनों इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली D ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है। फिर थर्ड चीज जो थी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अगेन टेल कि ओवरलैपिंग भी नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या कहती थी कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है लिगेंड के ऑर्बिटल से, मेटल के ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। वेयरएज क्रिस्टोफर थ्योरी बोलती है कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। अब यार ओवरलैपिंग नहीं होती तो बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इसने क्रिस्टोफर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था जो बॉन्डिंग है वो क्या है, इसमें आयनिक बॉन्ड्स है। क्या है, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्चुअली में। क्या बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है वो देखते हैं। जैसे कि पहले जो था वो था मेटल। अब मेटल जो है वो लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है, राइट, ऐसे ही होता है, यही पढ़ते आए हुए हैं। इसने क्या बोला कि लिगेंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है न्यूट्रल, सेकंड होता है आयनिक। ठीक है, आयनिक और मेटल में तो इन्होंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि आयन आयन अट्रैक्शन है मेटल की। ठीक है, आयन के साथ अनायन के साथ क्या है, इंट्रैक्शन है। ठीक है, वेयरएज न्यूट्रल लिगेंड के क्या बोला कि इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे अमोनिया है, ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पे क्या है, मेटल है, तो उन्होंने क्या बोला इसमें कौन सी इंट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने। ये वाली कुछ चीजें थी जो उन्होंने बिल्कुल हटा दी थी और नया बताया था कि कोई भी मेटल लिगेंड में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से पहले हमें डी ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जो डी ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्रिस्टोफर थ्योरी फोकस करती है कि डी ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो हमें डी ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा जानना है कि डी जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dx z square। ओके, जो dxy होता है वो कैसे होता है,
यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये बिटवीन द एक्स वाई होता है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ये क्या होते हैं? जी रेट होते हैं। क्या होते हैं? जी रेट। और ये सेंट्रोसिमेट्रिक भी होते हैं। ऊपर जाओगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, नीचे जाओगे नेगेटिव मिलेगा। इधर नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर नीचे जाओगे तो पॉजिटिव, इधर आओगे नेगेटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव। जी रेट भी होते हैं। जी रेट मतलब ऊपर, दोनों के ऊपर पॉजिटिव है एक साइड, दोनों ही साइड नेगेटिव है, तो इसको हम बोलते हैं जी रेट। फाइन। तो डी एक्स वाई ऐसे होता है, इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है? डी एक्स वाई। डी वाई जेड कैसे होता है? सो इट इज बिटवीन द एक्सिस वाई जेड, वो भी ऐसे करके होता है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, राइट। देन उसके बाद आता है डी जेड एक्स। तो यहाँ पे एक्सिस बना लो जेड की और यहाँ पे एक्स की, और ऐसे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है ऑन द एक्सिस। यहाँ मैंने एक्स बनाया, यहाँ वाई बनाया, तो ये एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डी जेड स्क्वायर, ये भी एक्सिस पे ऊपर होता है, डी जेड स्क्वायर। अब आप देखोगे कि सारी ही, जैसे ये तीनों हैं, ये अलग में है, अलग ये बिटवीन द एक्सिस है एक्स वाई जेड, वेयरएज एक्स वाई और ये डी एक्स स्क्वायर क्या है? ऑन द एक्सिस है। यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज हम यूज करने वाले हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फील्ड स्प्लिटिंग, वो भी किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, राइट। 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। जो लिगेंड आने से पहले फ्री मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट क्या होता है? डीजेनरेट मतलब उनकी जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है, ओके। सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। वीडियो को पूरा देखना, आपका सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है, कौन सा वीक, एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है अमोनिया की। आप देखोगे कुछ केसेस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट कर रहा होता है, कुछ में वीक। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन थी इस पे, तो ये भी आपकी जो कंफ्यूजन है सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए। अब ये जो है वो डीजेनरेट है, ठीक है। फ्री मेटल आयन, कोई लिगेंड नहीं है उसके पास, ये ऐसे है, मतलब डीजेनरेट मतलब उनकी जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है। अब लिगेंड आया, ठीक है, मेटल के पास क्या आया? लिगेंड आया। हम बोल रहे हैं कि जो लिगेंड है वो स्पेरिकली अप्रोच करेगा सेम डायरेक्शन में, मतलब ये मेटल है, अब यहां से लिगेंड आ गया, स्पेरिकली आएगा, मतलब सारे सेम डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है, स्पेरिकली अप्रोच कर रहा है। ये नहीं है कि सारे आगे इस तरफ से आगे, मतलब पूरे ही मेटल की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। फाइन। जब ये लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, दो तरह की रिपल्शन होंगी। कौन कौन सी दो तरह की रिपल्शन होगी? फर्स्ट रिपल्शन होएगी कि जो लिगेंड है वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स, अब लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। अब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन, वी कैन सिंपली से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होएगा। फाइन। सेकेंड चीज जो है वो क्या होगी? न्यूक्लियर और न्यूक्लियर के दो न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे, राइट। सो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन होएगा, जिससे क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? ऑर्बिटल्स की एनर्जी रिपल्शन होने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। आपने ये +2 में भी देखा होगा कि हम ऐसे करके बना देते हैं कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई, राइट। अब एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है? अब ये जो पूरा एनर्जी लेवल है दैट विल स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स। ये दोनों पूरा एनर्जी लेवल वो क्या है? आगे जाके स्प्लिट हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड क्या है?
इसलिए आपको ऑर्बिटल्स दिखाए थे। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड अप्रोच करता है वो करता है बिटवीन द एक्सिस। क्या करता है? बिटवीन द एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सिस के बीच में से करता है। क्या करता है? बिटवीन द एक्सिस। अब बिटवीन द एक्सिस कौन से लिगेंड है? मैंने स्पेशल मेंशन करवाया था कि dx2 y2 dz2 ये कौन से है? ये वाला और ये वाला, ये है बिटवीन द एक्सिस। जिस तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है उन वाले ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन फील होगा। ठीक है, अब ये वाली जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है सभी की। ठीक है, लिगेंड ने अप्रोच किया, हमने कहा कि एनर्जी इंक्रीज होएगी, बट ये एनर्जी जो है सेम है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, इनकी एनर्जी हायर है, तो ये ब्रेक होएगा। द रीजन ऑफ ब्रेकिंग इज कि जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहा है बिटवीन द एक्सिस। जो ये वाले लिगेंड्स हैं dxy, dyz, dzx, ये है sorry I'm saying between the axis, but actually लिगेंड अप्रोच करता है not between the axis, through axis, एक्सिस के ऊपर से ही अप्रोच करता है, मतलब xyz की डायरेक्शन में ही आएगा। अब ये जो लिगेंड्स है, ध्यान से वही बात है, ये वाले जो है वो क्या है? ऑन द एक्सिस, थ्रू द एक्सिस या होल्डर से ऑन द एक्सिस। लिगेंड अप्रोच करता है एक्सिस के ऊपर से। अब ये वाले लिगेंड जो है वो कौन से है? ऑन द एक्सिस। dx2 y2 कौन से है? ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। तो ऑब्वियसली जो एक्सिस के ऊपर है उनको रिपल्शन ज्यादा फील होएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू dxy, dyz, dzx जो कि है बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में है। ठीक है, तो इनको इतना रिपल्शन फील नहीं होएगा एज कंपेयर टू जितना इनको रिपल्शन फील हो रहा है, क्योंकि लिगेंड इन्हीं के डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? इसको स्टेबलाइज करने की वजह से ये क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। ये है dxy, dyz, dzx, dx2 minus y2 एंड dz2, स्प्लिट करेगा। ये तीन जो कि बिटवीन द एक्सिस है वो नीचे रह जाएंगे, वेयरएज जो अबव ऑन द एक्सिस है वो ऊपर चले जाएंगे। तो वी कैन से बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से हैं? dxy, dyz, dzx, ये ऐसे रह जाएंगे। ऊपर कौन चले जाएगा? dx2 y2 dz2। राइट, ऐसा हो गया। हो गया ऐसा। अब इनको नाम दे दिया गया, ये ट्रिपली डीजेनरेट है। ट्रिपली डीजेनरेट मतलब तीन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है। वेयरएज यहाँ पे ये क्या है? डबली डीजेनरेट। इनको बोला गया डबली डीजेनरेट। क्यों? अब दो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, वेयरएज इसमें तीन के सेम है। ये क्या है? ट्रिपली डीजेनरेट। सो ग्रुप थ्योरी से कुछ टर्म्स आती हैं, इनको बोला गया, इनको बोलते हैं EG और इनको बोलते हैं T2G। T डोनेट हियर ट्रिपली डीजेनरेट, E और यहाँ पे E जो डोनेट करता है डबली डीजेनरेट। ओके, E का मतलब क्या है? कि डबली डीजेनरेट, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। T का मतलब क्या है? तीन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है। राइट, अब यहाँ पे इनकी, अब आप देखोगे ये स्टेबलाइजेशन होगी ना, कॉम्प्लेक्स बना, इनकी एनर्जी तो बहुत कम होगी और इसकी इंक्रीज होगी इन ऑर्बिटल्स की। जो कम होगी है वो आएगी 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, और ये वाली आएगी 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, 0.4 डेल्टा नॉट और 0.6 डेल्टा नॉट। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या बनेगी? डेल्टा नोट। अब ये डेल्टा नोट क्या है? डेल्टा नोट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड, ये टर्म्स को याद रखना है, क्वेश्चन में ना केवल कंफ्यूजन हो जाएगी। आगे जब हम बढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये अब ये हमने पढ़ी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दो ऑर्बिटल्स आपस में अलग हो रहे हैं, उनके बीच में जो एनर्जी है, उनके बीच में जो एनर्जी है उसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये डेल्टा नोट इज क्रिस्टल फील्ड
splitting energy. ओके, तो ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। फाइन, समझ आया डेल्टा नोट क्या है। अब डेल्टा नोट हर केस में तो सेम होने वाला नहीं है, इसकी वैल्यू तो वेरी करेगी, डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है। सो डेल्टा नोट वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो वी विल सी नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट। कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि डेल्टा नोट की कौन सी वैल्यू हो। और ये वाली टर्म्स भी याद रखना है, 0.49 नीचे को जो जाती है ये डेल्टा, इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। ये ऊपर जा रही है 0.6 और नीचे आ रही है 0.4, ठीक है। इसको हम बैरी सेंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। अब नेक्स्ट चीज जो हमने देखनी है वो है फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल डेल्टा नोट वैल्यू, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू। सबसे पहला फैक्टर आएगा जो डेल्टा नोट वैल्यू को अफेक्ट करेगा, वो है नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड का नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड्स वो डिसाइड करेगा कि डेल्टा नोट की वैल्यू क्या होगी, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेचर ऑफ लिगेंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हम आगे जाके देखेंगे पूरा अच्छे से, और सेकेंड इज वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नोट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नोट की वैल्यू जो है वो कम होगी, राइट। अब मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा रही हूँ जिसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा नोट वैल्यू है, जो मतलब मैं लिखा रही हूँ कैसे कैसे डेल्टा नोट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे लिगेंड्स, पूरी सीरीज लिखवा रही हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं हम, ठीक है। डेल्टा नोट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, लिगेंड पे, और कौन सा लिगेंड की हम बात करें। सो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जो वो कैसे, उसको हमने कैसे लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऐसे अरेंज है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे आयोडीन, इस केस में डेल्टा नोट की वैल्यू सबसे कम होगी, ब्रोमीन, देन सल्फर, HCN नेगेटिव, नेक्स्ट आ जाती है क्लोरीन, N3 नेगेटिव, फ्लोरीन, यूरिया, OH नेगेटिव, C2H4, सॉरी यहाँ पे आएगा C2O4। नेक्स्ट आता है O2 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव, ग्लाइसिन, अमोनिया, pyridine, EN, SO3 नेगेटिव, बाइपिरिडीन, उसके बाद आता है NO2 नेगेटिव, CH3, C6H5 नेगेटिव, PR3, ये सारे मैंने लिगेंड्स लिख दिए। ये है इंक्रीजिंग, मतलब इस केस में डेल्टा नोट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी,
मैंने आपको बताया ना, दो तरह के लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। सो इनको बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब जिनमें डेल्टा नोड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और वीक फील्ड लिगेंड जिसमें डेल्टा नोड की वैल्यू कम हो। ठीक है, तो दीस लिगेंड यहां से लेके और यहां तक, ये और ये, इनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब और ये ऐसे लिगेंड्स हैं वाटर तक, ये ऐसे लिगेंड है जो कि है वीक फील्ड लिगेंड। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये हमें याद करनी होगी? कुछ कुछ आइडिया ले लो। आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। ये वाला CH3, ये वाला सीरीज एंड ये वाला, एंड नेक्स्ट ये वाला। देखो यहाँ पे याद रखना है, हेलोजन्स जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रख सकते हैं। मेनली यहाँ तक ही एक्चुअली में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, और यहाँ से आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, तो लिगेंड्स पे भी डिपेंड करती है डेल्टा नोड की वैल्यू। तो नेक्स्ट चीज है वो है नेचर ऑफ मेटल आयन। एक्चुअली नेचर ऑफ मेटल आयन से कौन सी सीरीज में वो मेटल आयन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन का मतलब क्या है? अगर वो 3D सीरीज में है, या 4D में है, या 5D में है, तो 5D में है और 4D में है तो उनकी जो डेल्टा नोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3D में। मतलब अगर हम एग्जांपल लें, कोबाल्ट है, रोडियम है और इरेडियम है। ठीक है, तो इसकी जो डेल्टा नोड की वैल्यू है वो हमेशा कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो डेल्टा नोड की वैल्यू का ऑर्डर ऐसे आएगा। ठीक है, 4D और 5D वाले में सबसे ज्यादा डेल्टा नोड की वैल्यू, देन 4D, देन 3D में। फाइन। नेक्स्ट है चार्ज ऑन मेटल आयन। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल आयन पे क्या चार्ज है उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास है कोबाल्ट अमोनिया 6 2 पॉजिटिव, और एक तरफ है कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। तो इस केस में डेल्टा नोड की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, डेल्टा नोड की वैल्यू ज्यादा होगी। द रीजन इज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज +3 है ना, तो वो लिगेंड्स को अपनी तरफ और खींचेगा, जिसकी वजह से ज्यादा रिपल्शन होगी और डेल्टा नोड की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो कोबाल्ट +3 में डेल्टा नोड की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू +2। ठीक है, तो चार्जेस जितना ज्यादा चार्ज होएगा उतनी ज्यादा ही डेल्टा नोड की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। सो डेल्टा नोड की वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। जितने ज्यादा d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही कम होगी डेल्टा नोड की वैल्यू। ऐसे कैसे हो गया? अब आप सोचोगे कि लिगेंड अप्रोच कर रहा है d ऑर्बिटल तो रिपल्शन फील करता है, फिर ऐसा क्यों है? द रीजन इज कि इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से तो लिगेंड को स्टार्टिंग में इतनी रिपल्शन फील नहीं होती। ठीक है, ये मेटल है और ये लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे है, जस्ट इमेजिन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो d ऑर्बिटल में कम है, तो लिगेंड जो है वो इतनी ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करता। और फिर क्या होता है, जिसकी वजह से वो काफी क्लोज आ जाता है और इवेंचुअली डेल्टा नोड की वैल्यू काफी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स के बहुत ज्यादा है तो पहले से वो रिपल्शन फ्री करता है, मेटल से काफी दूर रहता है, जिसकी वजह से डेल्टा नोड की वैल्यू कम होती है। इसलिए यही है कि डेल्टा नोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। सो यही पॉइंट्स थे जिसपे डेल्टा नोड की वैल्यू डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और बात करेंगे पेयरिंग और जिसमें पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको भी रब कर देते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एक होते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, हमने देखा है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं जब लिगेंड अप्रोच करता है वो स्प्लिट कर जाते हैं T2G में और EG में, राइट। तो इस केस में वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होता है, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है तो इस केस में जो डेल्टा नोड की वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा डेल्टा नोड की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। ओके, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में, तब डेल्टा नोड की जो वैल्यू है वो क्या है, इस केस में डेल्टा नोड की वैल्यू कम होती है, इस केस में डेल्टा नोड की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के केस में। ठीक है, तो मैंने वैसे उल्टा सा बना दिया है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझने की है कि जो डेल्टा नोड की वैल्यू है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में, ये डेल्टा नोड था ना, ये डेल्टा नोड की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, इस केस में डेल्टा नोड की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। इसका क्या मतलब क्या है, अब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें D1 में, अब डेल्टा नोड की वैल्यू हमने देखा था लिगेंड्स पे डिपेंड करती है। जैसे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे जिनमें डेल्टा नोड की वैल्यू ज्यादा थी उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। जैसे हमने देखा था CN हो गया, CO हो गया, NO हो गया, इन केस में डेल्टा नोड की वैल्यू ज्यादा थी, राइट। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा नोड की वैल्यू और कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। तो दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास कि डेल्टा नोड की वैल्यू एक तो ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, और इस एक कंडीशन आती है जिसमें डेल्टा नोड की वैल्यू कम हो पेयरिंग एनर्जी से। उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का T2G में और E में। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी मतलब हमने पहले D1 की बात कर लें। D1 में तो वही कॉन्फ़िगरेशन होगी दोनों ही कॉम्प्लेक्स में कि दोनों में ही T2G में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें D1 की, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, तो वी हैव ए कॉन्फ़िगरेशन T2G1। D2 की बात करें उसमें क्या होगा, T2G2। ठीक है, दोनों ही केस में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे जाएगा। अगर बात करें T3 की, तो इसमें क्या होगा, T2G3, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा क्योंकि T2G की एनर्जी जो है वो कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं D4 की, अब दो कंडीशंस आ जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जाए या तो, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाए। कौन कौन सी दो कंडीशन आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जाए, इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आए। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होगा, इस केस में क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इसने इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर होना है। अब पेयरिंग एनर्जी क्यों लगती है, द रीजन इज कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में है, दोनों का सेम चार्ज है, सेम साइन है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इस केस में क्या है, डेल्टा नोड की वैल्यू कम है, मतलब उनको इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जो पेयरिंग एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर अप होना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस केस में डेल्टा नोड की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये वाली एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग होने से, तो उसको ज्यादा कंफर्टेबली क्या होता है कि वो पेयर हो जाए। ठीक है, तो दो तरह की, अब D4 के केस में दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये आ गई T2G3 EG1, ये T2G होता है ना और ये EG होता है, ये T2G होता है और ये EG होता है। ठीक है, इस केस में दो तरह की आ गई T2G3 EG1, और इधर कौन सी आ गई D4 में T2G4। ठीक है, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस।
जिनमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इस केस में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। जब आपको याद होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था हमने, तो देखा था ना कि कुछ जो क्या नाम है लिगेंड्स है वो पेयरिंग करवा रहे हैं, तो उनका रीजन क्या दिया गया कि जो डेल्टा नोड की वैल्यू है इस केस में वो काफी ज्यादा हो जाती है स्प्लिटिंग की, जिसकी वजह से पेयरिंग होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग हो गई और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, T2G4। और इस केस में क्या है, डेल्टा नोड की वैल्यू कम है। ठीक है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, और उनको ही बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। जिस केस में डेल्टा नोड की वैल्यू कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, और उनको वो वाले कौन से लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। ठीक है, अगर बात करें D5 की, तो इस केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, T2G3 Eg2। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और इस केस में क्या होएगा, D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो T2G5। इस केस में D6 पे क्या होगा, T2G। अब तो ये फिल हो गया, अब तो इसको पेयरिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो या कुछ भी हो। तो T2G4 और Eg2। इस केस में क्या होएगा, D6 में T2G6। ठीक है, नेक्स्ट आता है D7। अब D7 में क्या होएगा, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर भी पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगा T2G5 और Eg2। पर यहाँ पे क्या होएगा, अब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो यहाँ आएगी T2G6 Eg1। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। द रीजन भी कि जो डेल्टा नोड वैल्यू है वो दोनों ही केस में अलग है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, वो रीजन बनता है। अब D8 में क्या है, इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा T2G6 Eg2। इस केस में क्या होगा, D8 में T2G6 Eg2, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब D8 की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, दोनों ही केस में चाहे वो कैसा भी लिगेंड हो, दोनों ही केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है। D9 मतलब D9 का मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, अब इसके पेयरिंग होगी T2G6 Eg3, और यहाँ पे भी क्या होगा, D9 में T2G6 Eg3। ठीक है, तो Eg3 होएगा। यहाँ पे क्या आएगा, D10 में T2G6, अब कहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में Eg4, और यहाँ पे भी सेम, कहाँ आएगा, T2G6 Eg4। फाइन। अब हम देखेंगे, ये तो हमने बता दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। फर्क कब आना शुरू होता है, D4 में D6, ये वाली चार जो कॉन्फ़िगरेशन है इनमें फर्क आता है कि कौन सा लिगेंड्स है। ठीक है, इनमें फर्क आता है। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब किस केस में कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। कौन सा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा या वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा, वो भी आइडिया होना चाहिए। जब मैंने आपको वो पूरी सीरीज बताई थी तब मैंने बताया था CnCO NO ये ऑलवेज ही क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग करवाएंगे, मतलब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ये वाली रहेगी। ठीक है, बट कुछ केसेस थे जैसे कि अमोनिया वाला केस था, उनका वो कभी कभी ये एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कभी कभी एक्ट करते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो वो किस केस में स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं, किस केस में वीक एक्ट करते हैं, वो सब देखेंगे। और जो आपको मैंने सीरीज बताई है उसको आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये सीरीज ऐसे ऐसे ये लिगेंड्स है, इनकी डेल्टा नोट वैल्यू है। सबसे पहले करते हैं जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स का करते हैं। 3D ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो चीज है हमें आइडिया होना चाहिए कि किस केस में पेयरिंग होगी किस में नहीं होएगी, वो हम यह सारा इसमें आपको आ जाएगा। 3D ट्रांजिशन में सबसे पहले हम करते हैं 3D ट्रांजिशन में स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है ये इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, it will act all the ligand will act as
वीक फील्ड लिगेंड, सारे ही वीक फील्ड लिगेंड होंगे। वीक फील्ड लिगेंड समझते हो, जिसमें पेयरिंग नहीं होगी। वीक फील्ड लिगेंड टिल अमोनिया, अमोनिया तक वीक फील्ड लिगेंड होंगे। उसके बाद जो जितने अमोनिया के बाद जितने भी लिगेंड्स थे वो क्या सारे क्या एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि मैंने आपको पहले जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई है ना, वहां तक जो अमोनिया तक है तब तक ये एक्ट करेंगे वीक फील्ड लिगेंड। उसके बाद जो एक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फाइन। सेकेंड चीज है, फिर आती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टिल स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव तब तो सेम ही रहेगी जैसे +2 थी, कि वीक फील्ड लिगेंड टिल अमोनिया, अमोनिया तक क्या एक्ट करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो आती है वो है कोबाल्ट +3, निकल +3, कॉपर +3 एंड जिंक +3। इसमें मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो एक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करते हैं। मतलब मोस्टली सारे लिगेंड्स क्या एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मोस्ट ऑफ द लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने का। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कौन कौन से लिगेंड है वो मैं आपको लिखवाती हूँ। मेनली हेलोजन्स होते हैं जो वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करते हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एससीएन हो गया एंड देन M3 नेगेटिव हो गया। ये एक्ट करेंगे सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड, बाकी जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे एक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कोबाल्ट है अमोनिया 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट अमोनिया 6 2 पॉजिटिव, और नेक्स्ट है कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। ये काफी कंफ्यूजिंग था, सीरियसली मैं अपना बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता था यार कब अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है, कभी कभी अमोनिया जो है वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करता है, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो काफी कॉमन है। कोबाल्ट के केस में हमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ना तो निकल +3 एग्जिस्ट करता है, ना तो कॉपर +3 एग्जिस्ट करता है, ना तो जिंक +3 एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो कोबाल्ट ही ऐसा लिगेंड है जो बचता है एंड में, जिसका हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारे ही लिगेंड इस केस में क्या एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करते हैं, एक्सेप्ट दीज लिगेंड। इनके इन लिगेंड्स के अलावा बाकी सारे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करते हैं। अब ये आता था जब हम लोअर क्लासेस में थे, व्हेन आई वाज इन BSc, तो आई यूज्ड टू थिंक कि ये अमोनिया इसके साथ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट कर रहा है और इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड एक्ट कर रहा है। ऐसा कैसे, कब अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करता है, कब स्ट्रॉन्ग। तो इसका यही है, इसमें कोबाल्ट जो है वो +2 में है, और +2 में टिल अमोनिया जो है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, वेयरएज इसमें कोबाल्ट +3 में है, तो ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और इस केस में अमोनिया जो है वो +3 में है। ठीक है, +3 में होने की वजह से कोबाल्ट जो इसमें +3 में है ना, तो +3 होने की वजह से ये मोस्ट ऑफ द लिगेंड इसमें क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब इस केस में पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग होएगी और इसमें पेयरिंग जो है वो नहीं होएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फाइन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3D ट्रांजिशन मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना अच्छे से, ये काफी बार क्वेश्चंस को गलत करवा देता है। ये वाला जो कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ना, ये काफी जगह यूज होता है, और आयरन तक अमोनिया होगा चाहे वो +3 में है, तो वो वीक फील्ड लिगेंड ही एक्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ यही वाला केस था मोस्टली जिसमें अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करने लग जाता है, अदरवाइज तो सभी जगह वो वीक फील्ड लिगेंड ही एक्ट करता है। राइट, +2 और +3 की अगर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन 3D ट्रांजिशन एलिमेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इस केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जैसे क्रोमियम +4 या कोई भी, ठीक है, स्कैंडियम तो +4 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मैग्नीज +4 पता नहीं हो,
तो ये जो भी हो +4 में हो, तो उस केस में सारे ही लिगेंड्स, ऑल लिगेंड्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सारे ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम भूल जाते हैं एंड क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक थिंग है कि हम भूल जाएं, हमें ऐसे माइंड में बना होता है अमोनिया तक सारे वीक फील्ड लिगेंड, स्पेशली हैलोजेंस का, कि ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। पर याद रखना, अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सभी ही लिगेंड जो एक्ट करते हैं वो करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 4th पॉइंट, वो हम उसमें बात करते हैं 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज। 4D और 5 ट्रांजिशन सीरीज में all the ligands, again all ligands will act as strong field ligands। सारे ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेंगे। मतलब प्लेटिनम चाहे फ्लोरीन के, मतलब प्लेटिनम चाहे क्लोरीन के साथ हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल साइनाइड के साथ हो, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब जो पेयरिंग है वो होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होंगे एंड पेयरिंग जो है वो उसमें होगी। तो ये भी बहुत बार मुझे याद है मैंने गलत किया है। क्लोरीन को, इसको मैं देखिए क्लोरीन है, चलो जी वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी। बट याद रखना है कि 3D 4D और 5D सीरीज जो भी मेटल होगा, कोई भी मेटल होगा, सभी केस में पेयरिंग होगी। ठीक है, पेयरिंग जो है वो होनी है, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब थोड़ी देर वीडियो के पहले ही डिस्कस किया था डेल्टा नोड वैल्यू, और मैंने बताया था कि 4D और 5D में जो डेल्टा नोड की वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा, वीक फील्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे क्वेश्चन आते हैं वो है, ये इसमें भी आते हैं लेकिन लाइक ये यूज होता है क्वेश्चंस में, ये वाला पॉइंट। एज सच ये नहीं पूछेंगे इसमें पेयरिंग हो गई कि नहीं, पर ये वाला पॉइंट यूज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो मेनली आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखा था। ये ना टर्म्स को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चंस आते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं CFC, और जो पहले हमने देखी थी डेल्टा नोट, वो था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, जब हमने बोला है कोई भी d ऑर्बिटल है, जब भी कोई लिगेंड आता है वो स्प्लिट कर जाते हैं, 3 में और ये 2 में, ऐसे स्प्लिट करता है। तो आप देखोगे अगर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है वो फ्री मेटल आयन से डिक्रीज हो रही है। ये कितना था, -0.4 डेल्टा नोट, और ये था 0.6 डेल्टा नोट, ऐसे था, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बनने से वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं CFC। अब CFC को निकालते कैसे हैं, इसमें क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें है 0.4 into P, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल। ठीक है, P, इसको बोलते हैं PP, मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, प्लस 0.6 प्लस में है ना, इंटू Q, Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यहां तक खत्म नहीं हुआ, प्लस MP, M की P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, कितनी हमें पावर से एनर्जी देनी पड़ी, स्टेबलाइजेशन क्या है, एनर्जी डिक्रीज होना, प्लस ये क्या है, पॉजिटिव में है, हमें इतनी पावर से देनी पड़ी। ठीक है, M क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका भी एक चीज है जो हम देखेंगे आगे। ओके, मैं आपको एक दो कॉम्प्लेक्स सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव टेकन कोबाल्ट का केस ले लेते हैं, ये काफी पॉपुलर है, कोबाल्ट यूज होता है। लेट्स से वी हैव टेकन कोबाल्ट, अमोनिया,
6, यहाँ 2 पॉजिटिव, ओके। कोबाल्ट +2 में है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, वीक फील्ड, राइट। सो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, पहले तो कोबाल्ट +2 में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, आर्गन। आपको ना पहले तो कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए 3D की एटलीस्ट, और 3D 45D में मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब पूरा याद होना चाहिए। 3D 7 4s 0, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इस केस में, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ना पेयरिंग, क्योंकि अमोनिया वीक फील्ड है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। यहाँ मैं प्रॉपर बना देती हूँ सो दैट यू कैन, यही होगा। मतलब T2G में कितने हैं, 5 है, और EG में कितने हैं, 2 है। 1 2 3 4 5 2। अब क्या आएगा, -0.4, P कितना हो गया, 1 2 3 4 5 प्लस 0.6 इंटू Q कितना है, 2। अब क्वेश्चन राइज M आएगा या नहीं आएगा। हम इसमें जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करवा रहे, है ना, इसमें पेयरिंग जबरदस्ती नहीं करवा रहे। पहले वो ऊपर जा रहा है, फिर उसके पास कोई जगह नहीं बचती, फिर वो पेयरिंग हो रही है। मतलब हम इसमें जबरदस्ती पेयरिंग नहीं हो रही, तो इस केस में MP होगा ही नहीं, तो इसमें 0 होगा। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ गई, मतलब -0.8 डेल्टा नोट, इतनी स्टेबलाइजेशन हो रही है इसकी, इतनी एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, उसमें हम लेते हैं कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। ये क्या है, पहले आप खुद करके देखो कैसे होगा, एक बार वीडियो को पॉज कर दो और खुद करो। जब तक आप खुद क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, तब तक अपने आप से पता नहीं लगेगा कि हम कौन सी गलतियां करते हैं, ठीक है। और हमें अपनी गलतियां का पता लगना बहुत जरूरी होता है। सो कोबाल्ट जो +3 में है, इसमें क्या होगा, अमोनिया हमने पहले देखा था, अगर आप नोटबुक के पेज पलटोगे कि अमोनिया कोबाल्ट +3 के साथ एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग होएगी। अब मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन्स का। पहले तो मेरे कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। +3 में कैसे होते हैं, आर्गन 3d6 4s 0, यही होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन कोबाल्ट +3। इसमें कोबाल्ट +3 में है 3d6, पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट +3 अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स एक्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हुई पेयरिंग ना। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होएगा इलेक्ट्रॉन्स का, P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G कितने हैं, 6, प्लस ये क्या होगा 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, अब क्या होगा, M की वैल्यू 3 होएगी, बड़ा सा क्रॉस लगा लो इसमें, 3 नहीं होएगी। और ये बहुत ही कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि 3 आएगी वैल्यू, 3 नहीं आएगी क्या। अगर आप पेयरिंग नहीं करवाते तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, होना था 6 का, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होना था, है ना, 1 2 3 4 5 6। एक तो ऑलरेडी पेयर हो रहा है बेट, एक तो ऑलरेडी पेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो, एक तो ऑलरेडी पेयर हो रहा है। फिर अब क्या होगा, सिर्फ 2 ही एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो जबरदस्ती पेयर हो रहे हैं, तो M की वैल्यू 3p ना होगी, क्या होगी, 2p होएगी। क्या होएगी, 2p होएगी। फाइन, समझ आ गया। ये था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका वो देखेंगे, क्या नाम है, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे इसकी जो वैल्यू है हम यूज कर सकते हैं। बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। उससे पहले वाली वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।